नमस्कार, मैं अमित वर्मा, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज, गंगापुर जयपुर। आज हम कक्षा 12 के बायोलॉजी आवेश संयंत्र के बारे में, आज इसका मेरा चौथा वीडियो है। इसमें मैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग में दूसरा प्रयोग बता रहा हूँ, जिसमें वे समतल चादर का, अनंत लंबाई की समतल चादर का उपयोग कर रहे हैं। इसकी वजह से बल क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, आज हम इसके बारे में देख रहे हैं। तो गॉस के नियम के बारे में एक बार दोबारा मैं थोड़ा सा कंसिडर कर लेता हूँ। गॉस का नियम क्या होता है? गॉस का जो नियम होता है वो हमेशा बंद पृष्ठ के लिए होता है। गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल फ्लक्स की जो फाई होती है की संख्या, उस बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश Q के 1/ε0 गुना होता है। यही होता है हमारा गॉस का नियम। अब हम इसी का उपयोग करके जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो हमारे जैसे समतल चादर हो गया, समांतर प्लेटें हो गई, अनंत लंबाई की वायर हो गए, और कोई खोखला गोला हो गया या ठोस गोला हो गया, चालक गोला हो गया, उसकी वजह से जब वो आवेशित रहती है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, हम उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो क्या है, तो आज हम इसके दूसरे अनुप्रयोग के बारे में बताने चल रहे हैं, आवेशी समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं बता रहा था कि इसमें जब हम इसका उपयोग पढ़ते हैं तो इसमें केवल 3 टिक लगाते हैं, बाकी हमको कुछ करना नहीं पड़ता। मैंने उन तीनों टिकों में क्या बताया था? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फ्लक्सों की संख्या ज्ञात करते हैं। फ्लक्सों की संख्या, इसके लिए हम लोग पढ़े थे फ्लक्सों की संख्या फाई ई बराबर क्या होता है, ई डॉट ऑफ ए इंटू कॉस थीटा, ये पढ़ा था। दूसरा है, हम इस पर क्या निकालेंगे, आवेश क्या है, आवेश बराबर क्या हो जाता है, घनत्व इंटू एरिया। देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा जो ये आवेश के लिए लेते हैं, यहाँ पर हमारा घनत्व 2-3 टाइप के होते हैं। जैसे अगर हम लोग केवल तार के लिए लिए इसके पहले, तो वहाँ पर हम लोग घनत्व इंटू लंबाई किए थे। अब ये चादर ले रहे हैं, 2D में है, तो हम लोग घनत्व इंटू क्षेत्रफल लेंगे। जब इसके आगे हम लोग कोई विलगित गोला लेंगे, एक गोलाकार निकालेंगे, तो वहाँ पर हम लोग वहाँ पर आयतन लिख देंगे। ठीक है, तो अगर आप ऐसे पूछे करते हैं घनत्व, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिग्मा से डिनोट कर देते हैं, और क्षेत्रफल को ए से डिनोट कर देते हैं, तो Q बराबर रो ए, हमारा सिग्मा ए हो जाता है हमारा। ये समीकरण 1, समीकरण 2। फिर जब हमारे पास Q मिल गया और फाई ई मिल गया, फ्लक्सों की संख्या मिल गया, तो हम लोग गॉस के नियम के अनुसार जो तीसरा है हमारा, ये जो आया था फाई ई बराबर Q/ε0, इसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों की वैल्यू पुट करके हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाती है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। इसको मैं यहाँ पर एक कोने रहने देता हूँ, ताकि आप लोग देखते रहें और याद रहे सबको क्या करना है क्या नहीं करना है। आगे आते हैं हम लोग, इसका जो यहाँ पर पहले हिंदी लिखना है, हिंदी बता देते हैं। कोई एक हम लोग अचालक समतल प्लेट लिए हैं, जिस पर एक समान धनावेशित आवेश बिखरे हुए हैं। इससे बिंदु P पर, इस चादर से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वहां के लिए हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि वहां पर हम एक छोटा सा गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं। गॉसियन पृष्ठ, अगर हम यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल ds ले लेते हैं, जब मुझे पूरे के निकालना पड़ेगा, क्या कर देंगे हम, उसका समाकलन कर देंगे, तो हमें पूरा का पूरा मिल जाएगा। इधर देखिए, जैसे मेरे पास कोई मुझे निकालना है समतल चादर, मान लीजिए ये कोई समतल प्लेन है, ये पूरा मैं इतना मान रहा हूँ, ये इधर और इधर। तो अगर मैं यहाँ पर कोई ले लेता हूँ, या यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ, अगर इसके पूरा पर धनावेशित है, तो इधर भी होगा, इधर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो इधर हमारा क्या है, मान लीजिए P है, इधर P' है। इधर वाला अगर मैं E1 मान लेता हूँ, इधर वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फ्लक्सों की संख्या निकाल लेते हैं। क्या होता है हम लोग देखते हैं, फ्लक्सों की संख्या क्या हो जाएगा, d फाई ई, क्योंकि हम लोग अभी लेने के लिए ले रहे हैं, क्योंकि इसका क्या है, वो हमारा डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव पार्ट है, अवकलित पार्ट है, और जब हमें पूरा के लेना पड़ेगा, जिसका समाकलन कर देंगे तो मुझे पूरा फाई ई मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, E इंटू dA cos थीटा। ये देखिए जो हमारा E है और ds है, यहाँ पर ds है, E और ds दोनों एक साइड में है, थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाता है, इसलिए cos थीटा बराबर cos 0 बराबर 1 हो जाता है। इसका वैल्यू हम लोग 1 कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा d फाई E बराबर E इंटू ds। अब हमें संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालना पड़ेगा।
इधर के लिए संपूर्ण के लिए जब देखेंगे तो हम लोग क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। फाई ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा समाकलन डी फाई ई। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ई हमारा क्या होता है, हमारा किसी चीज के लिए वो कांस्टेंट होता है, उसको बाहर कर लेते हैं। ई समाकलन ds, ds में हम ले लेते हैं इसका जो क्षेत्रफल होगा उसको हम लोग a से कर देते हैं, तो वो हो जाएगा e इंटू ए। फाई बराबर क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब देखिए ये हो गया। अब दूसरा हमारा एक काम तो ये हो गया, दूसरा हमें क्या निकालना है, आवेश निकालना है। तो आवेश के लिए हम लोग क्या देखेंगे, ये आवेश के लिए क्या देखेंगे, आवेश बराबर घनत्व इंटू एरिया क्षेत्रफल। तो आवेश Q बराबर घनत्व हम लोग क्या ले लिए, सिग्मा ले लिए, इंटू क्षेत्रफल A ले लिए, तो Q बराबर सिग्मा A हो गया समीकरण 2। तो हम लोग उसके बाद क्या कहा था, 1 और 2 काम हो गया। तीसरा काम क्या था हमारा कि गॉस के नियम में उसको पुट करना है। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, गॉस के नियम से इसका, तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर फ्लक्सों की संख्या जो होता है, एक बार इधर से देखते हैं, E1 है E2 है, फ्लक्सों की संख्या एक बार इधर देखते हैं और एक बार इधर देखते हैं, ठीक है। फ्लक्सों की संख्या एक बार इधर देखते हैं और एक बार इधर देखते हैं। जो टोटल फ्लक्सों की संख्या एक बार ये आ गया, तो टोटल फ्लक्सों की संख्या हो जाएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, संपूर्ण फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा फाई E1 प्लस फाई E2, दैट मीन्स E डॉट ऑफ A प्लस E डॉट ऑफ A, तो हो जाएगा 2 E डॉट ऑफ A, ठीक है। ये हो गया समीकरण 2। ये और ये जब इसकी वैल्यू मैं इसमें रखूंगा तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 E डॉट ऑफ A इक्वल Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से रखेंगे हम लोग, तो हो जाएगा ये 2 E डॉट ऑफ A इक्वल रो A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर a से कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर क्या बचेगा हमारा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसके लिए हो गया, बाध्यक्षेत्र तीव्रता। जब अनंत लंबाई की, अनंत क्षेत्रफल की एक समतल चादर है जो कि एक समान रूप से धनावेशित है, तो इसके डिस्टेंस r पर स्थित बिंदु P पर बाध्यक्षेत्र तीव्रता क्या हो जाएगी हमारी, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग में तीसरा अनुप्रयोग, एक गोले के लिए, एक समान आवेशित गोले के लिए बाध्यक्षेत्र तीव्रता। जब गोले के पृष्ठ पर है कोई बिंदु, उस बिंदु पर बाध्यक्षेत्र तीव्रता क्या होगी, या गोले से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वहां पर बाध्यक्षेत्र तीव्रता क्या होगी, या उसके केंद्र पर बाध्यक्षेत्र तीव्रता क्या होगी, हम इसके बारे में देखते चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हमने बताया था इसके गॉस के नियम के अनुप्रयोग के लिए ठीक अपनाते हैं, उसमें मेनली 3 चीज को, एक तो पहला है, पहले स्टेप में क्या करते हैं, फ्लक्सों की संख्या निकालते हैं, दूसरे स्टेप में आवेश निकालते हैं, उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है हमारा, जो गॉस का नियम है फाई ई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट में, उसमें फाई ई और Q की वैल्यू रख देते हैं, हमें बाध्यक्षेत्र तीव्रता मिल जाती है। ये तो हम आगे देखते हैं, जो इसके बारे में हिंदी लिखनी है, यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज जो लिखनी है उसके बारे में एक बार सुन लेते हैं कि माना r त्रिज्या का कोई गोला जो कि धन आवेश समान रूप से धन आवेशित है, कैपिटल R दूरी पर बिंदु P पर स्थित, कैपिटल R दूरी पर स्थित बिंदु P पर बाध्यक्षेत्र तीव्रता मुझे ज्ञात करनी है। अब देखिए क्या करना है, ये जो R है ये क्या है हमारा, छोटा है, और कैपिटल R बड़ा है, क्योंकि ये जो R है ये बड़ा वाला है, R जो है स्मॉल r जो है वो रेडियस ऑफ ये सर्कल है इसका छोटे वाले गोले का। तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन पृष्ठ मानना पड़ेगा। मान लीजिए E और ds हो गया। तो सबसे पहले मैं स्टेप 1 में आता हूँ, इसकी हिंदी एक बार सुन लेते हैं। हम लोग क्या कहेंगे, माना r त्रिज्या का कोई एक विलगित गोला जिसके ऊपर एक समान रूप से धनावेशित वितरित है, तो बिंदु केंद्र O से कैपिटल R दूरी पर स्थित बिंदु P पर बाध्यक्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। उसके लिए क्या ये हो गया। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उसमें फ्लक्सों की संख्या निकालूंगा। फ्लक्सों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम इस छोटे से पार्ट पे निकालते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। उसके आगे हम लोग देखते हैं, तो फ्लक्सों की संख्या d फाई E बराबर क्या हो जाएगा, E डॉट ऑफ A हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जब हम इसका निकालेंगे, यहाँ पर ds कर देते हैं क्योंकि बुक में हमारे ds है,
तो फाई ई बराबर जब निकालते हैं हम लोग क्या करते हैं, उसका समाकलन कर देते हैं डी फाई का। ये हो गया हमारा ई बाहर हो जाता है, कांस्टेंट होता है, समाकलन ds। अब हम इस छोटे से सर्कल का जो होता है हम लोग ds बराबर क्या लिख सकते हैं, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, इसका 4 पाई r स्क्वायर लिखते हैं, क्या हो जाएगा ये फाई ई बराबर हो जाएगा e इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, यहां तक हुआ, ये समीकरण एक मान लिया है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना है, मुझे मानना है आवेश जो इस पर है, टोटल आवेश कितने होते हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं, क्या कहेंगे, आवेश बराबर घनत्व इंटू आयतन। ठीक है, आवेश को क्यू, घनत्व को हम लोग यहाँ पर सिग्मा रो मान लेते हैं, आयतन को भी मान लेते हैं, क्यू बराबर रो भी हो गया, समीकरण 2। अब जब इसकी वैल्यू इसमें रखते हैं, किसमें, स्टेप 3 में गॉस के नियम से, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे गॉस के नियम से। फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें क्या करेंगे हम, क्यू की और फाई की वैल्यू पुट करेंगे। क्या करते हैं कि फाई ई और क्यू की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, क्या हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। क्या आ जाएगा हमारा, फाई बराबर यहां से रखेंगे ई इंटू 4 पाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां तक हुआ। अब ई बराबर क्या आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर जो r प्लस r है, यहाँ पर मतलब गोले से r दूरी पर स्थित, कैपिटल R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी हो जाएगी। अब देखिए, जब मुझे गोले की परिधि पर नापना होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस स्थिति में क्या होगा, और जब हमें किसी गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नापना होगा, उस स्थिति में क्या होगा। तो मैं केस फर्स्ट के लिए आ रहा हूं कि जब बिंदु P अर्थात जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर निकालनी हो, जब वो क्या हो, परिधि पर हो, उस स्थिति में क्या हो जाएगा, हमारा जो r प्लस कैपिटल R है वो स्मॉल r के बराबर ही हो जाएगा। तो हम इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन स्टार है, इसको इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा मेरा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया कि जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग किसी गोले के परिधि के किसी बिंदु पर निकालते हैं उस स्थिति में। और तीसरा जो हमारा केस सेकंड है, वो जब हम लोग को इस गोले के केंद्र पर, आवेशित गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है, उस स्थिति में क्या होता है, तो जो हमारा कैपिटल R है भाई वो तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई 0, दैट मींस टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग देख लिए कि जो एक समान आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर, जब गोले से कैपिटल R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी आती है, और उस गोले के परिधि पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी आती है, और केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, क्योंकि वहां पर हमारा कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, हम लोग गॉस के नियम के उपयोग में चौथा उसका उपयोग पढ़ रहे हैं कि जब दो समांतर चादर जो कि आवेशित है, दूसरे विपरीत प्रकार के आवेश से आवेशित है, तो उसके मध्य में बिंदु Q तथा उस चादर के बाहर बिंदु P पर, चाहे हम इधर ले चाहे इधर पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, हम उसके बारे में देखने चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कि हम इसका जो हिंदी लिखते हैं वो हिंदी क्या लिखते हैं, हम यहाँ पर हिंदी क्या लिखेंगे। माना हमारे पास दो चादर है E1 और E2। ठीक है, E1 पर पॉजिटिव चार्ज है और E2 पे हमारे निगेटिव चार्ज है, और इन दोनों के बीच स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और दोनों चादरों के बाहर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम जानते हैं किसी चीज की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मानना पड़ता है। ठीक है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। जब टेस्ट चार्ज मैं मान रहा हूँ, उस स्थिति में क्या होगा, देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज मान लिया पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो इसकी वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1 माना हूँ, और इसकी वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E2 माना हूँ। देखो हमने बताया था जब समान प्रकार के आवेश होते हैं उसमें प्रतिकर्षण होता है, विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं उसमें आकर्षण होता है। तो बिंदु Q पर प्लेट P1 की वजह से
प्लेट P1 की वजह से लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। क्यों होगी, इसी दौरान लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, इसी दौरान लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। क्यों होगी, क्योंकि ये समान प्रकार के आवेश हो जाएंगे तो दोनों में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। और P2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है। इधर भी क्या हो जाएगी, हमारी E2 हो जाएगी, दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। इधर वाला रिपेल कर रहा है और इधर वाला अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे को, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक ही दिशा में हो जाएगी। इसके लिए हम लोग समतल चादर के लिए पढ़े थे, इसके पहले वाली वीडियो में आप लोग जाके देखिएगा। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समतल चादर के कारण होती है वो होती है E बराबर Q/2 इप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, 2 इप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन फर्स्ट है ये। मान लीजिए मुझे अब इसी से पूरा काम इसी से करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या कर देंगे, E1 बराबर क्या लेंगे, E2 बराबर क्या ले लेंगे। अतः बिंदु Q पर बिंदु, तो हम एक बार E1 E2 लिख देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा E1 बराबर ρ/2 इप्सिलॉन नॉट और E2 बराबर क्या हो जाएगा, ρ/2 इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हमें क्या है, बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने क्या देखा, यहाँ पर मान लीजिए परिणाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो गया। तो अब जो E1 E2 है, प्लेट P1 और P2 की वजह से लगने वाला जो आकर्षण प्रतिकर्षण बल है, उसकी वजह से लगने वाला जो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से क्या होंगे, आपस में वो जुड़ जाएंगे। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 + E2। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, E1 E2 की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी, ये ρ/2 इप्सिलॉन नॉट प्लस ρ/2 इप्सिलॉन नॉट। तो दोनों आधा आधा क्या हो जाएगा, ρ/2 इप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्या आ गई हमारा, बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई हमारी, E बराबर ρ/2 इप्सिलॉन नॉट। अब क्या है, मुझे इन दोनों चादरों के बाहर देखना है, दोनों समतल चादरों के बाहर, चाहे हम इधर देखें चाहे इधर देखें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। देखिए अब हम ये वाला टेस्ट चार्ज जो है यहाँ पर लाके पुट कर देते हैं। मान लीजिए ये हो गया +Q। ठीक है, मैंने कहा प्लेट P1 की वजह से लगने वाला जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो E1 है और प्लेट 2 की वजह से लगने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो हम देखेंगे, पहले मान लीजिए मैं P1 की तरफ से देख लेता हूँ, ये पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, इसकी वजह से लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, E1। और ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की तरफ हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्ट करेगा, ये हो जाएगा हमारा E2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक दूसरे के एक समान रूप से आवेशित है। ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस भी गैप भी समान है और इनका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वो भी समान होता है। तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर और अपोजिट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगा E बराबर E1 - E2। ठीक है, उसके बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, σ/2 इप्सिलॉन नॉट माइनस σ/2 इप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा ये 0। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि जब हम लोग इसके जब दो समांतर प्लेटें रहती हैं उनके बीच में जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो ρ/इप्सिलॉन नॉट आता है, तथा इन दोनों समांतर जो चादर है उनके बाहर, चाहे इधर देखते हैं इधर देखते हैं, दोनों इक्वल और अपोजिट होते हैं मैग्नीट्यूड में, इसलिए इनको आपस में सब हट के 0 हो जाते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है।